चलो बेटा, ये आप देखो, आज 21 अक्टूबर, ये आपका फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है और ये पेपर कोड है आपका 8017E। आइए इसमें देखते चलिए एक एक क्वेश्चन। आप देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। एग्जामिनर कह रहा है राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। कह रहा है कि इसका 20%, 20 ग्राम, 20%, इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है? 20%। तो 20% है और ये लिया भी कितना गया है? 20 ग्राम। 20 ग्राम। तो इसको आप हीट कीजिए तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये कितना ग्राम होगा? तो ढंग से देखिए बेटा, इस रिएक्शन में इस कार्बन डाइऑक्साइड का कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है वो आपका होता है 60 ग्राम, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आप 100% प्योर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो 44 ग्राम ये बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये आपका 44 ग्राम बनेगा। अगर 100% को आप 100% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है हीट करो तो 100 ग्राम को हीट करो तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? फॉर्मेशन। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये उसकी परसेंटेज प्योरिटी केवल और केवल 20 ग्राम है। मतलब 100 ग्राम में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें ढंग का जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो केवल और केवल 20 ग्राम है। 100 ग्राम में प्योर ग्राम या प्योर कितना है? 20। तो एक में कितना होगा? 20/100। 20/100 और ये कितना है? 20। तो ये आपका है 20 भी। तो यहां पे आपका 20 25 100 और ये हो गया 5 चौको 20। ये आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मेनली मान लीजिए 4 ग्राम, जो मेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो इम्प्योर नहीं प्योर। और 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वो केवल और केवल कितना ग्राम है? 4। अब रिएक्शन आपसे कह रहा है कि 100 ग्राम को हीट करो तो 44 ग्राम बनेगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि 4 ग्राम को हीट करो तो ये कितने ग्राम बनेंगे? तो 100 से आपका बेटा बन रहा है 44। 100 से आपका बन रहा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1 ग्राम को हीट करो तो 44 बटे कितना बना? 100। और एग्जामिनर कह रहा है कितने ग्राम है? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम को हीट कीजिए तो इंटू ये 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। सॉल्यूशन हो गया आपका 44/100 इंटू 4। यहां से सॉल्व कीजिए, ये आपका हो गया 25। आंसर हो गया आपका 44/25। 44/25 और 44/25 को आप सॉल्व कर लीजिए तो देख लीजिए कि आंसर क्या आएगा जो भी होगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो H2 निकलेगा उसकी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, पहले रिएक्शन देखिए। कह रहा है कि हमारे पास 5 ग्राम जिंक है, 5 ग्राम जिंक है। तो 5 ग्राम जिंक ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बनेगा बेटा ZnCl2+। निकलने वाली गैस का नाम होगा H2 गैस। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, जो जिंक है वो रिएक्ट कर रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और निकलने वाले गैस का नाम होगा हाइड्रोजन गैस। निकलने वाले गैस का नाम होगा हाइड्रोजन गैस। एग्जामिनर कह रहा है कि ये कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है? 5। और ये कितना ग्राम? 5।
रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, तो यहां पे देखिए जब रिएक्शन को आप बैलेंस करो तो 1 मोल जिंक का ये आपका ZnCl2 होगा, ये 2 मोल ये लग रहा है, और 1 मोल जिंक 2 मोल आपका NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो देखिए 1 मोल से 1 मोल इवॉल्व हो रहा है, 1 मोल से 1 मोल इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे 5 ग्राम से भी बेटा इसका जितना ग्राम यहां निकलेगा, यहां भी 5 ग्राम से हाइड्रोजन उतना ही ग्राम यहां निकलेगा। फिर से देख लीजिए, 1 मोल जिंक से 1 मोल हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, यहां भी 1 मोल से 1 में इवॉल्व हो रहा है, दोनों में ये कितना दिया है 5। तो जितना 5 ग्राम रिएक्शन के जिंक से यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी उतनी ही यहां भी इवॉल्व होगी, तो रेशियो क्या रहेगा, सेम। आंसर हो गया आपका पहला सी, तो 52 का आंसर हो गया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए बेटा। 53 में क्या है, कह रहा है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है करेक्ट, ये पूछ रहा है, कह रहा है कि Z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए 2s ऑर्बिटल इज सेम एज Z इफेक्टिव फॉर 2p ऑर्बिटल। गलत बात है, s की बेटा आपकी सिग्मा की वैल्यू अलग होगी, p की सिग्मा की वैल्यू अलग होगी। अब जब दोनों की सिग्मा की वैल्यू अलग होगी तो Z इफेक्टिव भी क्या होगा, अलग। अगला ये an electron in the 2s orbital has same energy as an electron in 2p orbital। कह रहा है एग्जामिनर कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 2s ऑर्बिटल में है और 2p ऑर्बिटल में है, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। गलत कॉन्सेप्ट है ये बेटा, आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन मल्टी इलेक्ट्रॉन है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन में 2s की एनर्जी बेटा कम और 2p की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अगर यही सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो 2s की 2p की एनर्जी क्या होती, सेम। तो सेकंड वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आइए, Z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल इज सेम एज Z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। Z इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल इज सेम, फिर ये गलत। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है वो s में तो है, लेकिन ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल। पहला सेल न्यूक्लियस के पास होगा, दूसरा सेल न्यूक्लियस से दूर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा, तो Z इफेक्टिव भी क्या होगा, अलग। न्यूक्लियर चार्ज अलग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा अलग होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा तो चार्ज भी क्या होगा, अलग। तो जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है ये भी आपका गलत है। अब आइए अगला, द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल हैव सेम स्पिन क्वांटम नंबर ms बट ऑफ अपोजिट स्पिन। कह रहा है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी। सही बात है, बस डिफरेंस ये होगा कि दोनों की स्पिन क्या होगी, अलग। एक अगर घूमेगा बेटा क्लॉकवाइज तो दूसरा किस में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आपका आंसर है वो कौन सा है, डी। 53 के बाद आइए आपका क्वेश्चन नंबर 54। 54 में देखिए, इफ ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट यहां पे पूछ रहा है, तो सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैटर वेव्स का वेवलेंथ का वो फॉर्मूला लिखिए जिसमें क्या है, स्पीड। तो स्पीड के साथ फॉर्मूला होगा लेमडा डी ब्रॉगली इक्वल टू फॉर्मूला होगा h अपॉन m इंटू वी। अब एग्जामिनर देखिए इसमें आपका इस क्वेश्चन में आप देखिए तो बेटा h कांस्टेंट v कांस्टेंट सबके लिए, तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो मास के क्या है, इनवर्सली। जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। और यहां पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। एक ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है अल्फा। अब जानते हो कि जो अल्फा होता है वो होगा 2He4, इसका मास सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर, अल्फा का जो मास होगा वो बहुत ज्यादा होगा, 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन। तो जब अल्फा का मास ज्यादा होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, कम। 54 का जो आंसर होगा वो बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द साइज ऑफ फ्लोराइड, नियॉन एंड सोडियम आयन इज अफेक्टेड बाई। सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं,
तो इनकी जो साइज होगी वो किसके द्वारा अफेक्ट होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि बेटा जितने भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे सब में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। और जब सब में इलेक्ट्रॉन सेम तो सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या जाएगा? सेम। ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिट, जब सब बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी क्या होगा? सेम। ये भी डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। अब अगला देखिए, यहां पे आंसर होगा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी एटम में न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट बेटा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा है उस फोर्स का नाम होगा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है उसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। अब ये बताओ, कोई भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, बाहर इलेक्ट्रॉन बेटा भले सेम हो लेकिन सबके न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? अलग। और प्रोटॉन का नंबर अलग तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? अलग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग तो साइज भी क्या हो जाएगी? डिफर कर जाएगी। तो 55 का आंसर क्या हो गया? सी। 56 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। लिथियम के बाद है बेरिलियम के बाद है बोरॉन के बाद है कार्बन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद क्या है? नियॉन। फ्लोरीन के बाद आपका है नियॉन। ठीक। अब इनका हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिखनी है। तो ट्रेंड होता है कि लेफ्ट टू राइट जाइए, बढ़ता जाएगा, और जिस एलिमेंट में आपको बेटा अलग चीज दिखे, एक्सेप्शन दिखे, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पीछे वाले से तो ज्यादा होती है, आगे वाले से भी क्या हो जाती है? ज्यादा। तो ये देखा गया है कि बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो लिथियम से ज्यादा, बोरॉन से ज्यादा। फिर ये हो गया, फिर यहां पे आपका ये होता है ऐसे, ये आपका होता है नाइट्रोजन, फिर आपका होता है ये ऑक्सीजन। लेकिन नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी। फिर आपका फ्लोरीन, फिर आपका नियॉन, ये आपका होगा। तो अगर ट्रेंड की बात की जाए तो आंसर आएगा लिथियम से ज्यादा आएगा बोरॉन से ज्यादा आएगा बेरिलियम से ज्यादा कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन, और फ्लोरीन से ज्यादा क्या होगा? नियॉन। ये आपका होगा। इन दोनों में देखिए क्या है, इन दोनों में जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर हुआ 5, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 और 2p1, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और बेरिलियम में जो हुआ ये आपका हुआ 1s2 2s2, ये आपका 4 का हुआ। यहां पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 2s से निकालना है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है? 2p। तो बेटा 2s जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होगा, 2p न्यूक्लियस से दूर होगा। तो जब 2s न्यूक्लियस के पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। एक चीज और, 2s का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, और 2p का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम। ये हुआ। और यहां पे जो एक्सेप्शन प्रोड्यूस होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यहां पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ क्या होगा? नाइट्रोजन। और यहां पे जो रीजन होगा वो हाफ फिल्ड फुलफिल नहीं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन निकलना है 2s, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन निकलना है 2p जो होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, 2s न्यूक्लियस के पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये चेक कर लीजिएगा कि किसमें आपका ऑप्शन मैच हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 57 में देखिए पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ n2 मॉलिक्यूल। तो ये देखिए यहां तक जो भरना है, यहां तक इसमें ट्रेंड देखिए, ये नाइट्रोजन तक है। तो नाइट्रोजन मतलब ये आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है मॉलिक्यूल का, नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन मतलब अप टू नाइट्रोजन, ये जो फीलिंग होती है। और अप टू नाइट्रोजन में पहले भरता है, अप टू नाइट्रोजन में पहले बनता है बॉन्डिंग, फिर भरता है एंटी बॉन्डिंग, फिर भरेगा बॉन्डिंग, फिर भरेगा एंटी बॉन्डिंग। अप टू नाइट्रोजन में फिर आपका होगा बॉन्डिंग, फिर होगा बॉन्डिंग, फिर होगा बॉन्डिंग, फिर भरता है एंटी बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। इसका बेटा नाम होता है, इसका नाम होगा इसका सिग्मा 1s,
इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम होगा सिग्मा 2s, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। अब इसका नाम होगा पाई 2p, और इसकी एनर्जी सेम, तो पाई 2p, इसको मान लो x या y कुछ भी मान लो, तो ये 2x और ये हो गया पाई 2py, और ये आपका हो गया पाई 2pz। ये आपका हो गया एंटी बॉन्डिंग पाई 2px, और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग पाई 2py, और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग पाई 2pz। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये ढंग से देख लीजिए, बस अंतर क्या आता है कि 14 तक भरना हो तो ट्रिपल बी का 2b पहले होता है और 1b बाद में होता है, और 14 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होते हैं उसमें बेटा 14 के ये जो ट्रिपल बी का 2b होता है ये इधर चला आता है और ये वाला इधर चला आता है। आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में आइए, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स एमंग द फॉलोइंग इज, कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं। यहां पे देखिए फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस में डी होता है, और इसके चारों ओर चेक करो तो 8 इलेक्ट्रॉन है। एक ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोरेन और डाइबोरेन, बोरेन बनाना बॉन्डिंग से पहले, बनाना बॉन्डिंग के बाद कभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ये देखो कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हुए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होगा। LiH आयनिक मॉलिक्यूल हुआ, और आयनिक मॉलिक्यूल कभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होगा। और यहां पे बोरॉन ने कितने बेटा बॉन्ड बनाए हैं? 3, और जब ये 3 बॉन्ड बनाया तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया फॉस्फीन, 1 हो गया डाइबोरेन, और 1 हो गया BCl3। टोटल आंसर कितने हो गए? 3। तो ऑप्शन गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 59 में आइए, कह रहा है कि among the following which one will have maximum lone pair इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। कह रहा है कि इन सारे मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मैक्सिमम है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किसमें मैक्सिमम है? तो बेटा जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर की मात्रा ज्यादा, वहीं पे रिपल्सन भी क्या होगा? ज्यादा। तो काउंट करो कि किसमें लोन पेयर ज्यादा है। ये देखिए क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाता है, और जब ये क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाएगा, ये 7 बॉन्ड बनाएगा, तो ढंग से सुनो, 7 बॉन्ड बनाता है, लेकिन बॉन्ड कितना बना? 3, तो बच कितने गए? 4। इसके पास लोन पेयर है 2। SF4 में आइए, सल्फर 4 बॉन्ड बनाया, तो लोन पेयर कितना होगा? 1। IF5 में आयोडीन 5 बॉन्ड बनाया, लोन पेयर कितने? 1। लेकिन यहां पे जीनोन है, इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाया तो 6 बचा, मतलब लोन पेयर कितने? 3। तो बेटा सब ऑप्शन में 2 1 1 लोन पेयर, लेकिन लास्ट वाले में जीनोन फ्लोराइड में कितने लोन पेयर हैं? 3। तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन क्या हो गया? ज्यादा। तो आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 60 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर? तो ये देखिए NO2 ये पोलर होगा, CH2O एल्डिहाइड है, पोलर होगा, POCl3 दिमाग लगाइए, P डबल बॉन्ड O Cl इसका बॉन्ड मोमेंट फास्फोरस ऑक्सीजन अलग, फास्फोरस क्लोरीन अलग, कट नहीं पाएगा। लेकिन SbCl5 को देखिए, यहां पे अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर एब्सेंट हो जाए और सारे सराउंडेड एटम सेम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर एब्सेंट हो जाए और सारे सराउंडेड एटम क्या हो? सेम, तो 100% वो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर। तो उसमें नॉन पोलर का आंसर कौन सा गया? डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज। ये देखिए ये मॉलिक्यूल एजाइड आयन है N3-1। इसमें इस नाइट्रोजन देखिए 2 लोन पेयर मतलब 1 माइनस, 2 लोन पेयर मतलब 1 लोन पेयर जो है माइनस है, और यहां पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है, मतलब इस पे +1 होगा।
तो किनारे वाले नाइट्रोजन पे है -1 और बीच वाले पे क्या है +1। चेक कीजिए किस ऑप्शन में है, बी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl बॉन्ड इज इतना मीटर। कह रहा है द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl इफ मेजर डाइपोल मोमेंट इज इतना। तो कह रहा है, यहां पे देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है HCl। HCl में H और Cl के बीच की जो दूरी है वो है 2.29 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये दूरी दी हुई है। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का बेटा फॉर्मूला होता है डाइपोल के फॉर्म में म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, और परसेंटेज के लिए इंटू होता है 100। इसमें बेटा जो म्यू ऑब्जर्व होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज छोटा होता है, ये याद रखिएगा, और ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, बड़ा होता है, ताकि आंसर आपका 100 से क्या हो, कम। तो देखिए म्यू ऑब्जर्व है, म्यू कैलकुलेटेड है, ये छोटा मैग्नीट्यूड और ये बड़ा मैग्नीट्यूड। तो यहां पे देखिए हमें नहीं मालूम है कि ये जो दिया है वो ऑब्जर्व है कि कैलकुलेटेड। एक दिया है, एक फॉर्मूले से निकाल लो और फिर देखो कौन छोटा कौन बड़ा, रख दीजिए फॉर्मूले में। तो देखिए म्यू हम एक निकाल रहे हैं, म्यू कैलकुलेटेड निकाल रहे हैं या म्यू निकाल रहे हैं, एक म्यू हम निकाल रहे हैं। तो म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू एल, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका है, ठीक, ये आपका दिया हुआ है कुलाम, और दूरी है आपकी 2.29 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो गया कुलाम इंटू मीटर। हमारे पास दो म्यू मिल गए, एक म्यू है आपका 1.6 इतना है, ये है और ये है। तो देखो ये -30 है, ये 16 दूना 32, 3.2 और ये 29 है, और ये कितना है 30, ठीक। ये है आपका ये 16 दूना 32 और ये 30 है, ये 30 है, सॉरी 29 है मैग्नीट्यूड में, और ये देखिए ये है 6 इंटू 10⁻⁻30, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये बहुत कम है और ये ज्यादा है। तो फॉर्मूला हो गया परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसमें ये वाला जो है वो -30 है और ये -29, ये तो ये जो मैग्नीट्यूड में ये है ये बड़ा है और ये क्या है छोटा। तो ये हो गया 6.226 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 2.29 इंटू 10⁻⁻29 और परसेंटेज के लिए इंटू 100। चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या है, कह रहा है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ, ये और ये चेक कीजिए, ये और ये देखिए नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और ये क्या है पोलर। ढंग से देखिए, इसमें बेटा सराउंडेड एटम पे लोन पेयर 0, सारे सराउंडेड एटम सेम, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0, सारे सराउंडेड एटम सेम, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0, सारे सराउंडेड एटम सेम। तो ये हुआ नॉन पोलर, और यहां पे सराउंडेड एटम अलग, तो ये क्या हो गया पोलर। इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इन दोनों की कम और आपस में बराबर, तो सबसे ज्यादा क्लोरोफॉर्म और इन दोनों की बराबर। आंसर चला गया ए। क्वेश्चन नंबर आइए 64, कह रहा है कि द एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन डेल्टा एस इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई T व्हेन वाटर फ्रीजेज इन ए ग्लास बीकर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टम डिक्रीजेज सराउंडिंग रिमेन सेम, ये कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, आराम से इसमें सुनिए। इंट्रोपी चेंज का बेटा फॉर्मूला होता है, इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है Q रिवर्सिबल बाई T, Q रिवर्सिबल बाई T। और इंट्रोपी जो होती है, टोटल इंट्रोपी, इसमें दो होती हैं, एक होती है इंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एक होती है इंट्रोपी ऑफ सिस्टम, और एक होता है इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ये आपका होता है, एक बेटा एनर्जी निकालता है तो दूसरा उस एनर्जी को क्या करता है, लेता है। अब ये देखिए हमारे पास एक ये है, ये इसमें बेटा आपका अंदर कह रहा है व्हेन वाटर फ्रीजेज इन ए ग्लास बीकर, वाटर फ्रीजेज इन ए
ग्लास बीकर। वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। वाटर फ्रीजेज इन ए ग्लास बीकर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक, सिस्टम की डिक्रीज हो रही है बट दैट ऑफ सराउंडिंग रिमेन्स द सेम। सिस्टम इंक्रीजेज बट दैट ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेज। सिस्टम डिक्रीजेज एंड सराउंडिंग इंक्रीजेज। कह रहा है वाटर फ्रीज हो रहा है, मतलब पानी जो हो रहा है वो बर्फ में चेंज हो रहा है। तो ये देखिए वाटर फ्रीज, वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज, मतलब वाटर जो है वो आइस में चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि इस समय क्या होगा। तो ये देखिए ये जो है ये बेटा आपका सिस्टम हुआ, ये आपका सिस्टम हुआ, और ये क्या हुआ, सराउंडिंग हुआ। ये आपका जो हुआ सराउंडिंग हुआ। तो ये देखिए जब आपका वाटर आइस में चेंज होगा, वाटर आइस में चेंज होगा, तो देखो आइस वाटर में चेंज होता है तो एनर्जी देते हो, तो वाटर आइस में चेंज होगा। तो जब वाटर आइस में चेंज होगा, वाटर आइस में चेंज होगा तो ये एनर्जी निकालेगा, मतलब सिस्टम एनर्जी निकालेगा, सिस्टम एनर्जी निकालेगा। और जब सिस्टम की एनर्जी घटेगी तो उसकी इंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। एनर्जी घटी तो इंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। और इस एनर्जी को जो सराउंडिंग होगा वो लेगा, और जब सराउंडिंग बेटा एनर्जी लेगा तो उसकी ये क्यू बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस प्रोसेस में सिस्टम की इंट्रोपी घट रही है और सराउंडिंग की इंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिस्टम की इंट्रोपी घटेगी, सिस्टम डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेज। इसमें आपका हो क्या रहा है कि सिस्टम का इंट्रोपी घटेगा और सराउंडिंग का इंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर ये देख लो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है वाटर आइस। इसमें वाटर का फ्यूजन हो रहा है, मतलब वाटर जो है वो आइस में चेंज हो रहा है। तो ये बताओ जब वाटर आइस में बेटा चेंज होगा तो ये आपका एनर्जी निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। क्यों घटा, क्यों घटा, मतलब इंट्रोपी डिक्रीज हुई। और जो ये एनर्जी निकालेगा उसको सराउंडिंग क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ी, और सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ी तो इंट्रोपी क्या होगी, बढ़ी। इंट्रोपी में ना तो होता है सिस्टम, ना होता है सराउंडिंग। टोटल इंट्रोपी इक्वल टू होता है इंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो यहां पे ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में देखिए क्या है, कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन 1 2 3 फाइंड आउट विच ऑफ द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन गिवन इन ऑप्शन ए टू डी इज करेक्ट। ये देखो इसमें बेटा कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो CO2 बन रहा है, ठीक। दूसरे में कार्बन ग्रेफाइट आधे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये। तो देखो कहा जाता है कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं इनको हम डायरेक्टली या तो ऐड कर दें या क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। तो ये देखो हम अगर डिजायर्ड इक्वेशन चाहिए तो पहले और दूसरे को जोड़ दें तो तीसरा हमें मिल जाएगा। तो तीसरा इक्वल टू है पहला प्लस दूसरा। तो देखिए तीसरा मतलब पहला दूसरा जोड़िए तो हमें ये तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा। पहला दूसरा जोड़िए तो हमें कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, पहला दूसरा नहीं, इसमें आप दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा जोड़ दें तो कौन सा मिल जाएगा, पहला। तो देखिए दूसरा तीसरा जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर आपका हो गया कार्बन कार्बन, ये मिल गया, हाफ O2 हाफ O2, O2 मिल गया, और ये क्या मिल गया, CO2। अब यहां पे देखिए पहला दूसरा जोड़ा, दूसरा तीसरा जोड़ा, दूसरा और तीसरा आपने जोड़ा तो कौन सा मिला, पहला। तो यहां पे सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट इक्वल टू हो गया सेकंड प्लस थर्ड। जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है तो जो ये देखिए हिट ऑफ फॉर्मेशन है ये नेगेटिव में होता है, तो वैल्यू साइन के साथ रखी जाती है। वैल्यू कभी भी ऐसे ना रखिए, वैल्यू किसके साथ रखिए, साइन। तो यहां पे आपका हो गया -x इक्वल टू हो गया -x इक्वल टू हो गया -y प्लस -z, ये आपका हुआ। तो यहां से आंसर हुआ -x इक्वल टू -y प्लस -z। और ऐसा कोई आंसर दिख नहीं रहा है, ऐसा बेटा कोई आंसर दिख नहीं रहा है। अब देखिए हमने क्या किया कि इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। और यहां से सॉल्व कर लीजिए तो z इक्वल टू आ जाएगा या x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस z। तो आंसर कौन सा चला गया, C। इसमें सही आंसर कौन सा आ गया, C। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए,
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो डिजायर्ड इक्वेशन देखिए कि फाइनल इक्वेशन कौन है, किस किस इक्वेशन से मिल रहा है ना। जो आपके इक्वेशन है उनको एल्जेब्रिक इक्वेशन को जोड़िए, घटाइए और डिजायर्ड इक्वेशन पाइए। जो एनर्जी है उनको प्रॉपर साइन के साथ रखिए। आप जानते हो कि फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन है, और कभी भी फॉर्मेशन एंडोथर्मिक नहीं, क्या होगा, एक्सोथर्मिक। जो साइन दिया उसको अपने आप सोचिए कि क्या है, माइनस, और माइनस रख के रखिए, आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, कंसिडर द रिएक्शंस गिवन बिलो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शंस फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक रिलेशंस गिवन इन ऑप्शन ए टू डी इज करेक्ट। कह रहा है कि कौन सा सही है। यहां पे देखिए कार्बन, 1 मोल कार्बन से 1 मोल मीथेन बन रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए हाइड्रोजन अपने एटॉमिक फॉर्म में है, यहां पे 1 मोल ग्रेफाइट है, सॉलिड फॉर्म में है, और यहां पे ये है। कभी भी रिएक्शन जो होती है उसमें मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता ये एलिमेंट, तो हमें इस हाइड्रोजन को तोड़ना होगा और तब ये रिएक्शन में इस फॉर्म में जाएगा और पार्टिसिपेट करेगा। तो ये देखो पहले यहां से टूटा हुआ है, पहले ही टूटा हुआ है, तो 1 कार्बन 4 एटॉमिक हाइड्रोजन 1 मोल, ये तो निकलने वाली एनर्जी इतनी है। लेकिन ये तो कार्बन और ये रिएक्ट कर रहा है तो निकलने वाली एनर्जी पूछ रहा है कि क्या होगा एक्स वाई में रिलेशन। अब ये बताओ, ये वाली प्रोसेस केवल और केवल एक्जो है, ये वाली जो प्रोसेस है एक्जो भी है और एंडो भी है। तो ये देखो जो एंडो वाली एनर्जी होगी वो कुछ इस एनर्जी को कंपनसेट करेगी, इसलिए निकलने वाली ये वाली एनर्जी कम और ये वाली एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो ये वाली एनर्जी ज्यादा है और ये वाली एनर्जी बेटा क्या है, कम। तो आपका जो x होगा वो ज्यादा होगा, y जो होगा वो कम होगा। आंसर कौन सा हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए, देखिए क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ए बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम। यहां पे इक्वल वॉल्यूम दे दिया है, मतलब वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। अब सुनिए बफर क्या होता है, तो बेटा बफर जो होता है, बफर जो होगा इसमें एक वीक पार्ट होता है, वीक पार्ट होता है, एक बफर में वीक पार्ट होता है, प्लस इसका सॉल्ट होता है या इसका कंजुगेट बेस होता है। वीक पार्ट होता है या साथ में उसका क्या होता है, कंजुगेट बेस। वीक पार्ट होगा और उसका साथ में क्या होगा, कंजुगेट पार्ट होगा। और कंजुगेट पार्ट जो होता है वो हरदम स्ट्रांग होता है। कंजुगेट पार्ट जो होता है वो हरदम क्या होगा, स्ट्रांग। एक वीक होगा और एक उसका कंजुगेट पार्ट होगा। इसी को कई लोग कहते हैं कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रांग बेस, या वीक बेस और सॉल्ट विथ स्ट्रांग एसिड। वीक पार्ट मतलब वीक एसिड तो साथ में होगा सॉल्ट विथ स्ट्रांग बेस, और वीक बेस होगा तो यहां पे जो सॉल्ट होगा वो होगा विथ स्ट्रांग एसिड। अब यहां पे देखिए पहले वाले में 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब 0.1 मोल NaOH और 0.1 मोल ये है। अब आप आराम से देखिए, तो जो पहला ऑप्शन है इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और साथ में बनेगा वाटर। कहीं भी से बेटा ये बफर नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी वीक पार्ट इस रिएक्शन में नहीं है। दूसरा देखिए 0.05 ये है और 0.1 ये है, ये कम मात्रा में है, तो यहां पे आपका बनेगा NH4Cl और साथ में बचेगा HCl। तो देखिए ये जो है ये सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कभी भी बफर नहीं होगा। तीसरा वाला देखिए 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब ये है और ये है, तो देखो कम मात्रा में ये है, तो ये अपने बराबर रिएक्ट किया तो ये बना NH4Cl और साथ में बच गया NH4OH, ये बच गया। तो ये देखिए वीक बेस और उसका सॉल्ट किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग एसिड। थर्ड वाली ऑप्शन जो है, थर्ड वाला ऑप्शन उसको ढंग से देखिए, इसमें वीक बेस है और उसका साथ में सॉल्ट है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सही आंसर कौन सा गया, थर्ड, इसमें बफर का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में देखिए कि क्या है, कैसे है।
क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट सिल्वर क्लोराइड इज मोस्ट सॉल्युबल। कह रहा है कि किसमें सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल होगा। याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में बेटा आपका कॉमन आयन इफेक्ट लगे तो रिएक्शन जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए मतलब सॉल्युबल होना चाहता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। पहले वाले ऑप्शन में देखिए तो यहां पे सिल्वर, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। सेकंड ऑप्शन में आप चेक कीजिए तो यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा एक तरीके से, ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्युबल नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए सिल्वर क्लोराइड एक्वस अमोनिया, ये आंसर होगा। सिल्वर क्लोराइड एक्वस अमोनिया में हाईली सॉल्युबल होगा। पूछा जाए क्यों, तो आंसर लगाइएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर कोई भी चीज एक सॉल्वेंट के साथ मिले और बेटा कॉम्प्लेक्स बनाए, डब्बा वाला कंपाउंड बनाए, तो वहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी अचानक बढ़ जाती है। तो ये देखिए, ये एक्वस अमोनिया और ये AgCl जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा जिसका फॉर्मूला होगा AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये डब्बा बंद हो गया और ऊपर ये चार्ज क्या हो गया, प्लस। उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर होता है OH माइनस या Cl माइनस, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण इसके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 69। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द स्टेज ऑफ हाफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है, और ये इक्विलिब्रियम का साइन है। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहां पे इक्विलिब्रियम का साइन है, यहां पे बेटा ये डेल्टा G नॉट के बारे में कह रहा है और इक्विलिब्रियम। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री का वो फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें आपका बेटा K आए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आए और डेल्टा G आए। तो आपका जो इक्वेशन होगा वो ये हो गया, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q, और इक्विलिब्रियम है, ये Q है, इसको कहा जाता है रिएक्शन कोसेंट। यहां पे देखिए इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे ये बेटा जो Q होता है ये किसमें चेंज हो जाता है, Kc, और Kc होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक, अब यहां पे देखो इक्विलिब्रियम पे आप जानते हो कि डेफिनेटली गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाती है, 0। तो यहां से आपका इक्वेशन बन चुका है डेल्टा G नॉट इक्वल टू, ये प्लस माइनस हो जाएगा RT ln, और ये हो गया QC। और एग्जामिनर कह रहा है कि रिएक्शन आधा हो चुका है, तो जब बेटा रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गया तो आधा आपका बन चुका है प्रोडक्ट, आधा हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बराबर, तो ये कट गया, यहां पे क्या आ गया, 1। तो यहां पे ln Q मतलब ln Kc, और Kc की वैल्यू कितनी, 1, और ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 0। तो ये आपका बेटा हो गया 0, तो ये भी क्या हो गया, 0, और ये 0, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका 0 हो गया। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो गया, A, ये A वाला। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 में क्या कह रहा है, कि एट 500 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 5। ये Kc की वैल्यू दिया हुआ है कि 5 है, और ये इक्वेशन दिया है, और कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए ये क्या होगा। याद रखिएगा, जो Kc होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, और एक डिपेंड करता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। एक डिपेंड करेगा टेम्परेचर और एक डिपेंड करेगा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर ये देखिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखिए, दोनों में क्या है। अगर इस इक्वेशन को आप पलट दो, इस इक्वेशन को पलट दो, तो ये आ जाएगा। तो यहां से देखिए Kc डैश इक्वल टू, ये आपने रिएक्शन को पलट दिया, और जब रिएक्शन को पलट गया तो कांस्टेंट भी पलट जाता है।
तो पहले था 5, अब क्या हो गया 5। और पलटने के बाद देखिए 2 का गुणा हुआ है, ये 2 का गुणा हुआ है, 2 का गुणा हुआ है, 2 का गुणा हुआ है, और जो गुणा हुआ होता है वो चला जाता है पूरा का पूरा यहां पे नंबर के फॉर्म में। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहां से आपका जो फाइनल इक्वेशन है उसकी कैसी डैश होगी 1/25। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा ए। अगले में आइए क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है द स्पीसीज विच गिव बिलो डज कह रहा है कि कौन सा जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अब ढंग से सुन लो कौन कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का बेटा रूल होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन का रूल होता है अगर कोई नॉन मेटल की रिएक्शन ऐसे बेस के साथ हो रही है जिसमें OH माइनस हो तो नॉन मेटल का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। अगर कोई नॉन मेटल ऐसे बेस के साथ रिएक्शन करे जिसमें OH माइनस है तो 100% वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। और दूसरा, अगर बेटा किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का मेन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बीच में हो, मतलब हाईएस्ट से कम हो, लोएस्ट से ज्यादा हो, तो 100% वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। और इस इक्वेशन में बेटा या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का प्रोबेबल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 1357 +1 -1। ब्रोमीन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1, फिर होगा +3 +5 और +7। आइए चेक कर लिया जाए। तो यहां पे ब्रोमीन जो है वो +1 है, इस इक्वेशन में जो ब्रोमीन है वो +1 है, यहां पे +3 है, यहां पे आपका +5 है, और यहां पे क्या है +7। तो यहां पे आपका बीच में है, मतलब -1 से ज्यादा और +7 से कम, बीच में है। तो ये तीनों डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे, लेकिन यहां पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर अपने हाईएस्ट फॉर्म में है, वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या है, इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्जेलेट विथ परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जामिनर कह रहा है कि 1 मोल ऑक्जेलेट है, मतलब ऑक्जेलेट है C2O4 -2, इससे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ऑक्जेलेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, और ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का चार्ज होता है और इसके 1 मोल में एक ही कार्बन है। यहां पे आएगा बेटा +4, और यहां पे आप चेक करो तो कितना आएगा +3। तो देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है, और यहां पे एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3, यहां पे 4, तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का हुआ 1। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कई लोग इसका आंसर 5 लगाएंगे। देखिए अगला है क्या क्वेश्चन, कह रहा है रिटार्डेशन फैक्टर कैन बी मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। गलत है, रिटार्डेशन फैक्टर एक रेशियो होता है, यूनिट लेस होता है। तो ये आपका बेटा यूनिट लेस हुआ, ये यूनिट लेस हुआ। दूसरा कह रहा है RF वैल्यू ऑफ कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट। ये भी आपका गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत, 2 भी गलत। ये बताइए सारे सॉल्वेंट की पोलैरिटी कैसे सेम होगी। हर सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या होगी अलग, और पोलैरिटी अलग तो RF वैल्यू भी क्या होगी अलग। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी क्या है गलत। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 74। देखिए 74 क्या है, कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी नॉन कंजुगेटेड कंजुगेटेड कार्बोकैटायन, और कंजुगेटेड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हो गया D। अब इन तीनों में चेक करो, ये आपका कंजुगेटेड कार्बोकैटायन है, मोर स्टेबल आपका हो गया A, सबसे ज्यादा स्टेबल है A। अब यहां पे कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन में आपकी स्टेबिलिटी जो होती है वो परसेंटेज S कैरेक्टर के इन सब में होगा, तो फिर हो गया A के बाद परसेंटेज S कैरेक्टर, इन बचे हुए में लगाइएगा
स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इन तीनों में यहां पे देखिए इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसका और इसका, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या हो गया sp। ठीक, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा, देन सी, फिर ये वाला ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रोपेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन। फिर रिएजेंट पूछ रहा है, आंसर होगा ये देखिए जो सी ऑप्शन है, एनसीईआरटी पढ़िए। इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें एनसीईआरटी में समझा रखा है कि जब 3 मोल हम प्रोपीन लें, 3 मोल हम प्रोपीन लें और 3 मोल बेटा प्रोपीन को हम सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन कराएं तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है ट्राई एल्काइल बोरेन। ये आपका प्रोडक्ट होता है ट्राई एल्काइल बोरेन। और फिर जब हम ट्राई एल्काइल बोरेन की ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, तो फाइनल जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है 3 मोल CH3 CH2 और फिर लास्ट में क्या बनता है OH। ये प्रोपेन 1 ऑल। कभी भी आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ ऑक्सीडेशन के उल्टा प्रोडक्ट बनाना हो तो बेस्ट रिएजेंट होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विथ HCl yields मेजरली एन एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो बनना चाहिए उसका उल्टा बन रहा है, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो देखिए इसमें क्या है, कैसे है, ये सारे के सारे देखिए एल्कीन है, एल्कीन और एल्कीन की बेटा एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ करा रहा है, HCl के साथ। तो यहां पे आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +R+I और इनवर्सली होता है -R-I। कार्बोकैटायन स्टेबल तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पे देखो कह रहा है, अच्छा जब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, और यहां पे कह रहा है कि किसमें मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिक ऑफ। मतलब आपको +R+I के बारे में नहीं सोचना है। इन चारों ऑप्शन में से जिसमें स्ट्रॉन्ग -I-R होगा वो मार्कोनिक ऑफ के उल्टा रिएक्शन कराएगा और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। ये देख लीजिए, आंसर हो गया डी। अब कह रहा है द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये देखिए पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल होते हैं ऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, नेचर अलग होना चाहिए, दोनों में फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, अलग। अगर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है दूसरा ऑर्गेनिक है और दोनों में फोर्स का नेचर अलग है तो आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा। आंसर चला गया इथेनॉल प्लस एसीटोन। ये देखिए बेंजीन टॉल्विन दोनों ऑर्गेनिक लेकिन दोनों में फोर्स का नेचर अलग। क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन दोनों में फोर्स का नेचर सेम। बेंजीन टॉल्विन में फोर्स का नेचर सेम, इन दोनों में फोर्स का नेचर अलग। ये देखिए कभी भी आपका क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक के साथ क्लोरोफॉर्म आ जाए तो हरदम बेटा ये नेगेटिव डेविएशन होगा। ऑर्गेनिक के साथ क्लोरोफॉर्म आ जाए तो जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव नहीं, क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर एक्वस सॉल्यूशंस हैज लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। कह रहा है कि सबकी मोलरिटी सेम है, किसकी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, किसकी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। याद रखिएगा सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
प्लस बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डायरेक्टली, इन सब के इनवर्सली क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो वन टॉप फैक्टर चेक कर लो, जिसमें वन टॉप फैक्टर ज्यादा होगा उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और सबसे ज्यादा वन टॉप फैक्टर किसमें है, सी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या कह रहा है, कंपाउंड ए यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज द पार्ट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, कंपाउंड ए इच। और इसमें ये दिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये देखो लेड स्टोरेज बैटरी में बेटा या तो होता है पीबीओ या होता है पीबीओ2। यहां पे जो पीबीओ होगा, पीबीओ, इस पीबीओ का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा +2 और यहां पे होगा +4। लेड जो होता है +2 स्टेबल होता है और लेड +4 अनस्टेबल होगा, तो ये अनस्टेबल होगा तो +2 में आएगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। आंसर कौन सा गया, ए। 79 का आंसर ए। 80 में आइए क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहा है, आराम से देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एल्यूमिनियम +3 है, एल्यूमिनियम +3, और एल्यूमिनियम +3 चेंज हो रहा है एल्यूमिनियम, तो यहां पे आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो -1.66 है, ठीक। ई नॉट की वैल्यू ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। दूसरा सिल्वर प्लस जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, सिल्वर, सिल्वर प्लस जो है वो चेंज हो रहा है सिल्वर, तो ये हो गया 0.80 वोल्ट। तीसरा पोटेशियम प्लस चेंज हो रहा है बेटा पोटेशियम, पोटेशियम प्लस चेंज हो रहा है पोटेशियम, तो है -2.93, और लास्ट में है क्रोमियम +3, किसमें चेंज हो रहा है, क्रोमियम, तो ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है -0.74 वोल्ट, ठीक। अब पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि इनमें कौन रिडक्शन पावर का आंसर क्या होगा। तो ये देखिए इसका मतलब हुआ एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम में माइनस का मतलब होता है ई नॉट की वैल्यू माइनस में, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। पढ़ा जाता है एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम में 1.66 टाइम्स चेंज नहीं होना चाहता है, सिल्वर प्लस सिल्वर में 0.8 टाइम्स चेंज होना चाहता है, पोटेशियम प्लस पोटेशियम में इतना टाइम्स रिड्यूस नहीं होना चाहता है, क्रोमियम +3 क्रोमियम में इतना टाइम्स रिड्यूस नहीं होना चाहता है। अब देखिए ये रिडक्शन पावर पूछा गया है, रिडक्शन पावर, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, ये एल्यूमिनियम, सिल्वर, पोटेशियम, ये वाले आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस, सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज, दूसरों को रिड्यूस, पोटेशियम खुद ऑक्सीडाइज, दूसरों को रिड्यूस, क्रोमियम खुद ऑक्सीडाइज, दूसरों को रिड्यूस। अब ये देखिए जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो उल्टा सोचोगे तो माइनस साइन, प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस। खुद देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी पोटेशियम, तो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा पोटेशियम, मतलब सबसे जल्दी दूसरों को रिड्यूस करेगा पोटेशियम, इसका रिडक्शन पावर सबसे ज्यादा। फिर आपका हो गया एल्यूमिनियम, फिर हो गया क्रोमियम, और सबसे कम कौन हो गया, सिल्वर। तो ये आपका आंसर हुआ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और सिल्वर। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 में कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। ढंग से देखिए, सबका बेटा कंसंट्रेशन सेम है, सबका कंसंट्रेशन क्या है, सेम, तो कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन से यहां पे कुछ भी लेना देना नहीं है। इन तीनों में जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी आयोनाइज होगा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना जल्दी आयोनाइज होगा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ फॉर्मिक, फॉर्मिक के बाद हुआ बेंजोइक,
एक नंबर फिर हुआ बेंजोइक, और सबसे कम कौन हुआ? एसिटिक। आंसर हो गया ए, सी और बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, कह रहा है रेट कांस्टेंट है जी यूनिट ऑफ ये द ऑर्डर इज। बेटा फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट मतलब के की यूनिट का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगा दिया कीजिए जब भी यूनिट वाला क्वेश्चन है ना। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन के डायरेक्टली, टाइम के इनवर्सली, मतलब सेकंड इनवर्स तो सब में होगा, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। तो देखिए अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो 1 माइनस जीरो 1 होगा, यूनिट आएगी मोल पर लीटर। अगर बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो 1 माइनस 1 जीरो, आपका यूनिट लेस हो जाएगा, सेकंड पे केवल डिपेंड करेगा। और अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो सेकंड ऑर्डर में यहां पे आप क्या करोगे, सेकंड ऑर्डर में क्या करोगे कि 1 माइनस ये 2 करोगे, और 1 माइनस 2 करोगे तो ये -1 आएगा, -1 आएगा तो ये मोल पर लीटर, लीटर चला जाएगा ऊपर और मोल क्या जाएगा नीचे। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। 83 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 83 पे तो कह रहा है कि विच ऑप्शन हैज वैलिड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें देखिए आप आराम से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो टी हाफ इसमें दिया है, टी हाफ। टी हाफ का बेटा मतलब हुआ यहां पे टी हाफ जो होता है वो कंसंट्रेशन के फिर वही 1 माइनस 1 के डायरेक्टली होता है। मतलब यहां पे आपका जीरो ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर तो 1 माइनस जीरो 1 होगा, मतलब टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 1 माइनस 1 जीरो। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका बेटा टी हाफ होगा वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, कंसंट्रेशन से, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। अब ये देखिए इसका एक मतलब देखिए, जैसे ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, या पहले फर्स्ट ऑर्डर देख लो। तो मान लो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में 100 ग्राम 50 ग्राम में चेंज हुआ, 50 ग्राम 25 ग्राम में चेंज हुआ। तो अगर यहां पे 5 सेकंड लगेगा आधा होने में, तो यहां पे बेटा कंसंट्रेशन कुछ भी हो आधा हो रहा है तो ये भी 5 ही सेकंड लगेगा। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में ये देखो 100 से ये 50 हुआ, और फिर ये 50 से 25 हुआ। तो ये देखो यहां पे अगर ये 5 लगा तो ये देखो कंसंट्रेशन ज्यादा तो 5 लग रहा है, और अब यहां पे ये भी हाफ टाइप है, आधा होने में 5 मिनट लगा या 5 सेकंड लगा, तो ये देखो ये भी आधा हो रहा है। लेकिन यहां पे ये 100 है इनिशियल अमाउंट, और इस सेकंड ऑर्डर में ये इनिशियल अमाउंट आधा हो चुकी है। तो अब 5 नहीं, 5 का आधा लगेगा, ये 5 का क्या लगेगा? आधा। तो ये देखो यहां पे लगा एक टी हाफ और एक टी हाफ। ये बताओ यहां से यहां तक एक तिहाई, मतलब 2 तिहाई खत्म हो गया, तो ये 3/4 है। तो 3/4 इक्वल टू हो गया 2 टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ये देखिए एक टी हाफ, ये 2 टी हाफ। यहां पे आप देखो यहां से यहां ओरिजिनल जाने में 3/4 समाप्त हो गया, तो ये 3/4 है, टी 3/4। और टी 3/4 में एक टी हाफ लगा और उसका टी हाफ आधा और लगा, तो यहां पे आपका लगा है 3/2 ऑफ टी हाफ। ये आपका, या इक्वेशन बना के सोच लीजिएगा कि क्या होगा, कैसे होगा। क्वेश्चन आइए अगला 84। देखिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जितने भी बेटा +4 वाले होते हैं, जितने भी +4 वाले होते हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, Cr2O3 एम्फोटेरिक होगा, ये आपका एम्फोटेरिक होगा, V2O5 एम्फोटेरिक होगा। तो इस ऑप्शन में एक एम्फोटेरिक होगा Cr2O3, Cr2O3, और एक होगा
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक, तो यहां पे आपका आंसर क्या गया? ए। क्वेश्चन नंबर 85 पे आइए। कह रहा है कि MnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, और कह रहा है कि इसकी जब रिएक्शन Ki के साथ होगी तो Ki किस में चेंज होगा? एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था, आयोडेट आयन। अगर यही मीडियम बेटा एसिडिक हो तो एसिडिक मीडियम में I माइनस किस में चेंज होता है? I2। लेकिन अगर यही मीडियम एल्कलाइन हो तो I माइनस किस में चेंज होगा? आयोडेट आयन। क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए, देखिए क्या है। कह रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4 MnF4, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7 बिकॉज। कह रहा है कि जो आपका फ्लोराइड है उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जब फ्लोरीन के साथ हो रहा है तो +4 हो रहा है, और Mn के साथ कितना हो जा रहा है? +7 हो जा रहा है। ऑक्सीजन के साथ +7 हो जा रहा है, ऐसा क्यों? तो अब यहां पे देखिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ये रीजनिंग नहीं होगी। फ्लोरीन डज नॉट पोजेस डी ऑर्बिटल, इससे कुछ लेना देना नहीं है। फ्लोरीन स्टेबलाइजेज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये देखिए इन कोवैलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड। ये देखिए यहां पे जो आपका ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा वो कैसा बनाएगा? डबल। अगर जैसे आपका कोई एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो अगर कहीं पर भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो तो उसके लिए फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा तो हिंड्रेंस क्या हो जाएगा? कम। हिंड्रेंस कम हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो यहां पे जो आंसर होगा वो सी नहीं, कौन सा जाएगा? डी। 87 में आइए, क्या है? देखिए कह रहा है कि द कलर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ। अब ढंग से इसका कॉन्सेप्ट सुनिए। इसमें बेटा क्या होता है कि जिस कॉम्प्लेक्स का लिगेंड स्ट्रांग होगा, जिस कॉम्प्लेक्स का लिगेंड स्ट्रांग होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, और एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कम हो जाएगा। ये आपका होगा, ये आपका होता है एब्जॉर्ब के लिए, और इसका उल्टा होता है ट्रांसमिटेड के लिए। जिस कॉम्प्लेक्स का, ये लाइन रट जाइए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिस कॉम्प्लेक्स का, जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब, और एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो एनर्जी नहीं, वेवलेंथ का। एक है अमोनिया, एक है CN और एक है वाटर। सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका होता है लिगेंड इन तीनों में वो होता है CN। तो ये देखिए CN किस ऑप्शन में है? CN वाला तो सबसे कम हो गया, ठीक। और सबसे वीक कौन इन तीनों में होगा? वाटर। तो वाटर जो होगा, वाटर सबसे वीक लिगेंड, तो एनर्जी कम और वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो आंसर कौन सा चला गया? सी। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ प्लेटिनम। यहां पे देखिए तो नाम होगा डाइएमीन। डाइएमीन न्यूट्रल लिगेंड है तो नाम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा। डाइक्लोरिन, क्लोरीन एनायनिक लिगेंड है तो क्लोराइडो, तो डाइएमीन डाइक्लोराइडो। और ढंग से देखिए प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 2 ऑक्सीडेशन नंबर इसमें दिया है, आंसर कौन सा जाएगा? ए। 89 देखिए क्या है, कैसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH-। तो ये देखो इसका आपका निकाल दो, ये कार्बोकेटायन बना है, इसका कार्बोकेटायन जो है वो कायरल है, ये रेसमिक मिक्सचर बनाएगा। इसका कार्बोकेटायन कायरल नहीं होगा, रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। इसका कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। आंसर कौन सा गया? केवल और केवल पहला। बेटा जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कायरल फ्री रेडिकल हो जाए, कायरल कार्बोकेटायन हो जाए, जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कायरल फ्री रेडिकल हो जाए, कायरल कार्बोकेटायन हो जाए, वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 100% रेसमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब बराबर बराबर मात्रा में डी और एल बनेगा। अगले पे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्या है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले चेक किया जाता है मास। ये देखो ये प्रोपेन है और ये पेंटेनॉल है, वो ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें प्रोपेन है और सबसे ज्यादा पेंटेनॉल, तो या तो आंसर ए या आंसर बी। अब देखिए ये ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इसमें चारों कार्बन लिनियर होंगे और इसमें बेटा सर्कल के फॉर्म में होंगे, लिनियर होंगे, कांटेक्ट एरिया ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां पे हाफ सर्कल होगा, कांटेक्ट एरिया कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। तो आपका आंसर कौन सा गया? ए। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 में देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, कई बार बेटा इस टाइप का आप क्वेश्चन कर चुके हो। फिर आपका हुआ अगला, कह रहा है द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। आंसर होगा फेलिंग। फेलिंग केवल और केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कैनिजारो रिएक्शन, जो एल्डिहाइड एल्डोल नहीं देगा, जो एल्डिहाइड एल्डोल नहीं देगा वो कैनिजारो देगा। और एल्डोल देने के लिए एल्डिहाइड के सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन है। तो यहां पे पूछ रहा है कि कौन कैनिजारो नहीं देगा। तो देखो पहला कैनिजारो देगा, पहला कैनिजारो देगा, ये देगा, ये भी कैनिजारो देगा, ये भी कैनिजारो देगा, लेकिन ये वाला कैनिजारो नहीं देगा। तो आंसर क्या हो गया? डी, ये एल्डोल देगा तो कैनिजारो नहीं देगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 94। कंपाउंड्स ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, कह रहा है कि ए और सी क्या होगा। तो ढंग से देखो, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के अदर एल्डिहाइड, और ये ग्रिगनार्ड, इसकी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। कराइए रिएक्शन। तो देखिए CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक, इसकी रिएक्शन हो रही है CH3 MgBr, ये आपकी रिएक्शन हो रही है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो ये आपका टूटेगा बेटा इसमें, यहां पे आएगा माइनस, ये प्लस, ये आपका टूटेगा प्लस, और ये क्या टूटेगा? माइनस। माइनस पे प्लस जोड़िए, हाइड्रोलिसिस कराइए, तो ये हो गया CH3 CH, ये हो गया OMgBr, और इस पे लगा है ये CH3। हाइड्रोलिसिस होगी तो पानी का इधर लगा दीजिए H और इधर क्या लगा दीजिए OH। ये देखिए बनने वाला ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट हुआ CH3 CHOH, फिर आपका हुआ CH3। कह रहा है कि इस कंपाउंड को हीट कीजिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के द्वारा। तो डिहाइड्रेशन होगा, बीटा रिएक्शन होगा, किसी जिस कार्बन से निकलेगा OH, उसके बगल वाले से क्या निकाल दो? H, तो यहां से निकल गया H। बनने वाला प्रोडक्ट हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर आपका बेटा लास्ट में देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो बन गया CH3 CH2 CH2OH, एक ये बना। तो ये हुआ प्रोपेन 1 ऑल, और इधर ये बना है प्रोपेन 2 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल और 2 ऑल आपस में कौन से आइसोमर होंगे? पोजीशन। तो आंसर हो गया बी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में देखिए क्या है, वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस, वीक बेस। तो पूछ रहा है कि कौन वीक बेस है। तो आंसर जो आपका हो गया वीक बेस, ठीक, ये हो गया ए। कंजुगेटेड एमीन है, कई बार ये क्वेश्चन हो चुका। क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है बेंजिलएमीन may be alkylated as shown in the reaction. Which of the following alkyl halide is best suited for this reaction through SN1 mechanism? तो ये तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा वो हेलो एल्केन या वो हेलो जो भी कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा जिसका कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा। और इन चारों ऑप्शन को ढंग से देखिए, सबसे ज्यादा बेटा स्टेबल किसका होगा? सी। तो आंसर चला गया सी। 97th देखिए, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड में आपका थैलिक एसिड होता है, थैलामाइड होता है, थैलीमाइड होता है। फिर उस थैलीमाइड की हम एक बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है N, ये वाला, ये, और यही नाइट्रोजन का क्या हो जाता है? सोर्स हो जाता है। ठीक, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में देखिए, कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एमीन
ये देखो ये पहला, ये सेकेंडरी एमाइड है, लेकिन जब ये बी आर माइनस हटेगा, आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, आर बी आर है, आर 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री आर बी आर है, 2 डिग्री आर बी आर है। लेकिन ये बताओ जब ये बी आर हटे तो आपका NH2 लगेगा, तो ये तो 2 डिग्री हुआ, लेकिन NH2 लगेगा ना, तो एमीन की डिग्री क्या हो जाएगी 1। फिर यहां पे देखो 2 डिग्री आर बी आर है, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, CN, तो आपका बेटा बना 2 डिग्री आर CN। और फिर जब आपका इसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो बन जाएगा 2 डिग्री, तो यहां पे रहेगा, ये R रहेगा, लेकिन ये जो बनेगा ये हो गया CH2 और ये NH2, और ये NH2 लगने से जो आपका एमीन होगा उसकी डिग्री कितनी आएगी 1। तो पहला और दूसरा रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री एमीन ही अब आ रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका है ये ब्रोमीन, फिर ये पोटेशियम थैलेमाइड, तो ये देखो यहाँ पे ब्रोमीन होगा और वहां पे लगेगा, तो यहां पे भी जो बनने वाला होगा वो प्राइमरी एमीन होगा। लेकिन सी वाले ऑप्शन में चेक कीजिए कि क्या हो रहा है सी वाले में। तो सी वाले में देखिए ये 1 डिग्री आर है और इस RNH2 है, 1 डिग्री RNH2, और फिर इसकी रिएक्शन हो रही है R C डबल बॉन्ड OH और साथ में रिडक्शन, तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस, ये टूटेगा R NH माइनस और H प्लस, प्लस माइनस जोड़िए तो ये बना R CH NH R CH NH R, और ये क्या हो गया O, और ये क्या हो गया H, ये हो गया H। फिर इसका आप रिडक्शन करा दो, तो देखो ये लेस पोलर बॉन्ड और ये मोर पोलर बॉन्ड, तो रिडक्शन इसका होगा, ये लेस पोलर बॉन्ड और ये क्या हो गया मोर पोलर बॉन्ड, तो हाइड्रोजन इधर, प्रोडक्ट बना R CH2 NH R। ढंग से इस चीज को देख लीजिए, और यहां पे सेकेंडरी एमीन का क्या हो गया फॉर्मेशन, तो 98 का जो आंसर होगा वो हो गया C। अब अगला है आपका 99, each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence. This sequence of amino acid, बेटा जो आपका एमीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो यही बताता है कि एक आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें बेटा पॉलीपेप्टाइड के द्वारा कौन सी एमिनो एसिड लगी हैं, कितनी एमिनो एसिड लगी हैं और उनकी सीक्वेंस क्या है, तो आंसर होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आइए आपका ये क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में बेटा आपका होगा एडेनिन होता है, ग्वानोनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, लेकिन ये यूरेसिल नहीं होगा। यूरेसिल जो होगा वो किसमें होगा RNA। तो ये आपके आज बेटा मंडे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन। धन्यवाद।